छुई बातों की छरवाली बटोर बटार के हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। बीते दिनों उत्तराखंड में एक बड़ा ही मजेदार मामला सामने आया। मामला बीकेटीसी यानी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से जुड़ा था कि कैसे केदारनाथ और बद्रीनाथ के चढ़ावे से वीआईपी मेहमान नवाजी की जा रही है, कैसे भाजपा और संघ के नेताओं के ठहरने और हेली किराए पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए हैं और कैसे समिति में वित्तीय अनियमितताएं चल रही हैं। ये मामला पहली नजर में जैसा नजर आता है, असल में उससे कहीं ज्यादा गूढ़ है और गौर से देखा जाए तो एक ऐसे नेक्सस की ओर इशारा भी करता है जो सिर्फ बीकेटीसी तक ही सीमित नहीं है। इस पहलू पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ये मामला आखिर है क्या। आरटीआई एक्टिविस्ट और अधिवक्ता विकेश नेगी ने हाल ही में सूचना के अधिकार के तहत हासिल किए गए दस्तावेजों के आधार पर बीकेटीसी से जुड़ी कई जानकारियां सार्वजनिक की हैं। इन जानकारियों के आधार पर ही उन्होंने आरोप लगाया है कि बीकेटीसी ने पिछले साल यात्रा के दौरान तमाम अनाधिकृत व्यक्तियों के आवास, भोजन और हेलीकॉप्टर टिकट पर लाखों रुपए फूंक डाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीकेटीसी प्रबंधन श्रद्धालुओं के दान चढ़ावे के धन को अपने राजनीतिक प्रबंधन में उड़ा रहा है और भाजपा व आरएसएस नेताओं को खुश करने के लिए अनाधिकृत तरीके से उन्हें अतिथि दिखाकर आवास, भोजन आदि की व्यवस्था करवा रहा है। एक एक कर कई सारे दस्तावेज सार्वजनिक करते हुए उन्होंने खुलासा किया है कि कैसे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की पुत्री नेहा जोशी जब पिछले साल कपाट खुलने के मौके पर वहां पहुंची थी तो उनके 2 दिन के रुकने और भोजन पर बीकेटीसी ने 60,000 रुपए खर्च कर दिए। यानी उनको और उनके साथियों को रुकवाने और भोजन करवाने का बिल बीकेटीसी ने चुकाया, जो 2 दिन का 60,000 रुपए था। ऐसे कुछ अन्य नामों से जुड़े दस्तावेज भी सार्वजनिक करते हुए विकेश नेगी ने बताया है कि केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल का 37,500 रुपए का बिल का भुगतान, आरएसएस नेता प्रकाश व निरंजन का 20,000 रुपए का बिल भुगतान, भाजपा जिलाध्यक्ष भारत भूषण भट्ट एवं अन्य कार्यकर्ताओं का 24,000 रुपए का भुगतान, बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के निजी सहायक अजय श्रीवास्तव के 23,000 रुपए का बिल भुगतान, सतपाल महाराज के किसी मेहमान का 1 दिन का 12,500 रुपए का भुगतान, एएनआई और पीटीआई के पत्रकारों का 24,000 रुपए का भुगतान और इसी तरह के कई मेहमानों का लाखों रुपए का भुगतान बीकेटीसी ने खुद के पैसों से किया है। इनमें एक नाम पंकज मोदी भी सामने आया है, जिनके बारे में विकेश नेगी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई हैं, जिनका 22,000 रुपए का भुगतान बीकेटीसी ने किया है। हालांकि इस बात की संभावना कम ही लगती है कि ये पंकज मोदी प्रधानमंत्री के भाई हों, क्योंकि इनसे संबंधित बिल में लिखा गया है कि ये पंजाब सरकार के मुख्य सचिव के हवाले से केदारनाथ आए थे। अब मोदी जी के भाई तमाम भाजपा शासित राज्यों के अधिकारियों और नेताओं की संस्तुति की जगह आम आदमी पार्टी की सरकार वाले पंजाब के अधिकारी इससे संस्तुति लेकर आए, ये थोड़ा अजीब लगता है। ऐसे में संभव है कि ये कोई अन्य पंकज मोदी होंगे, लेकिन हाँ, ये तो है ही कि ये जो भी मोदी साहब हैं उनके लिए 22,000 का भुगतान बीकेटीसी ने ही किया है। यानी कुल जमा बात यह है कि हमारे नेताओं और अधिकारियों के जो अतिथि पिछले साल केदारनाथ आए, उनकी आवभगत में समिति ने लाखों का भुगतान केदारनाथ के होटल वालों को किया। इसके साथ ही इन लोगों के हेली टिकट का भी मोटा भुगतान बीकेटीसी ने किया है। इस मामले में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनमें से कुछ ने जब इस पर सफाई दी तो मामला सुधरने की बजाय और बिगड़ गया। जैसे गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी ने इस मामले पर सफाई देते हुए ये पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि बाबा केदार मेरे आराध्य हैं और उनके आशीर्वाद से मैं नियमित रूप से ये यात्रा करती हूँ। पिछले वर्ष मैं व मेरे अन्य साथी बाबा केदारनाथ जी के कपाट खुलने के पावन अवसर पर बाबा के धाम गए थे और गायत्री भवन में रुके थे। वहाँ लिए गए 3 कमरों का पूरा भुगतान हमने डिजिटल पेमेंट का विकल्प उपलब्ध न होने के कारण नगद में किया था, जिसके साक्ष्य उपलब्ध हैं और जिसकी पुष्टि गायत्री भवन के कर्मचारी भी कर देंगे। इसके अलावा जीएमवीएन में भी 2 कमरे लिए गए, जिसका भी पूरा भुगतान किया गया। उन्होंने इस पोस्ट में आगे लिखा है कि इस बात की गहन पड़ताल होनी चाहिए कि किस प्रकार पहले से ही भुगतान किए गए कमरों का भुगतान दोबारा मेरे नाम की रसीद काट कर लिया गया। क्या ये किसी साजिश के अंतर्गत दुर्भावना के साथ किया गया कृत्य है या योजनाबद्ध रूप से की जा रही अनियमितता? कुछ भी हो, लेकिन आज मैं इसकी शिकार हुई हूं, पर कल आप में से कोई भी हो सकता है। मैं मीडिया के सभी साथियों से भी विनम्र आग्रह करती हूं कि इस विषय की निष्पक्षता से पड़ताल करें और सभी संबंधित व्यक्तियों से सही सवाल कर सत्य जनता के सामने रखें। अब इस सफाई ने मामले को और भी मरोड़ दिया।
अगर नेहा जोशी ने वाकई अपने ठहरने का भुगतान खुद किया था तो इसका मतलब है कि होटल वालों ने बड़ा फर्जीवाड़ा किया कि उनसे भी पैसे ले लिए और फिर बीकेटीसी से भी उनके नाम पर 2 दिन के 60,000 रुपए का बिल बनाकर वसूल लिया। हालांकि नेहा जोशी ने अपनी पोस्ट में ये नहीं बताया कि उन्होंने कितना भुगतान नगद में किया था। बिल तो 60,000 का है, तो इतना अगर उन्होंने कैश में भुगतान किया तो ये तो मोदी जी के डिजिटल इंडिया पर भी कांटे लगाने जैसा ही है, वो भी उस गायत्री धाम होटल में जिसकी वेबसाइट पर बड़ा बड़ा लिखा है कि यहाँ हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। ये होटल केदारनाथ में हाई स्पीड वाईफाई दे रहा है और डिजिटल पेमेंट नहीं ले रहा, ये तो गंभीर मसला है। 60 हज़ार रुपए जैसे बिल भी अगर यहाँ नगद में लिए जा रहे हैं तो कैसा डिजिटल इंडिया बन रहा है। नेहा जोशी ने अपनी पोस्ट में ये भी लिखा कि उनके पास इसके साक्ष्य उपलब्ध हैं। हालांकि अभी उन्होंने ऐसे कोई साक्ष्य सामने नहीं रखे हैं, लेकिन उनका कथन अगर सही है तो इसका मतलब है कि होटल वाले ने भयानक लूट मचाई हुई है और ये लूट बिना समिति के लोगों की मिलीभगत के संभव होना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन मजेदार ये भी है कि नेहा जोशी ने अपने पोस्ट में कार्रवाई की मांग बीकेटीसी से नहीं की। 3 इंजनों वाली भाजपा सरकार से भी उन्होंने कार्रवाई की मांग नहीं की। और तो और उन्होंने अपने पापा से भी, जो प्रदेश सरकार में भारी भरकम मंत्री हैं और जिन्होंने हाल ही में पूरी ठसक के साथ ये बयान दिया है कि मैं 4 बार का विधायक हूं और 5वीं बार भी जीतूंगा, उनसे भी उन्होंने कार्रवाई की मांग नहीं की, बल्कि उन्होंने उस निरीह मीडिया के साथियों से इस मामले में पड़ताल करने की अपील की है, जिस मीडिया के बारे में अभी उनके पिताजी ने ताज़ा बयान देते हुए कहा है, बल यहाँ ऐसे ऐसे टटपुंजियाँ बहुत हैं, दब बोला। वैसे इस मामले में देखा जाए तो सबसे ठीक ठाक लगती सफाई केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल के हवाले से आई है। उन्होंने कहा है कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम चला कि मेरे नाम से भी कोई बिल दिखाया गया है। मैं केदारनाथ विधायक होने के नाते हर साल कई बार केदारनाथ जाती हूं और अपने परिचितों के यहाँ रहती हूं। मैंने कभी ऐसा कोई पत्र नहीं दिया कि मुझे वहां कोई प्रोटोकॉल दिया जाए। ये बात इसलिए व्यवहारिक लगती है क्योंकि कोई भी विधायक अपने क्षेत्र में कहीं भी रुकने के लिए शायद ही कहीं कोई होटल आदि लेता हो। होटल अगर लेता भी हो तो होटल मालिक ही विधायक के परिचित होते हैं, जो अमूमन उनसे पैसा नहीं ही लेते। और सिर्फ विधायक ही नहीं, तमाम सरकारी अधिकारी, नेता, दर्जाधारी आदि प्रदेश में जहां कहीं भी जाते हैं, सरकारी गैर सरकारी व्यवस्था उनके लिए ऐसी हो ही जाती है कि उन्हें कोई भुगतान न करना पड़े। लेकिन केदारनाथ के मामले में जो जानकारी विकेश नेगी की आरटीआई के माध्यम से बाहर आई हैं, वो एक गंभीर पहलू और एक बड़े नेक्सस की तरफ भी इशारा करती हैं, जिस पर अभी तक कोई खास चर्चा हुई नहीं। पहले तो आप ये समझिए कि हर विभाग, मंत्रालय या सरकारी संस्था के पास अपने मेहमानों को रुकवाने और उनकी आवभगत करने का अलग से व्यवस्था भी होती है और बजट भी। मसलन फॉरेस्ट विभाग के पास प्रदेश भर में शानदार बंगले हैं, पीडब्ल्यूडी के पास अपने गेस्ट हाउस हैं, जीएमवीएन और केएमवीएन के अतिथि गृह तो हैं ही। ऐसे ही कई अन्य विभागों के गेस्ट हाउस और सर्किट हाउस हैं जिनमें रुकने के लिए लोग किसी न किसी सरकारी जुगाड़ को लौंफिया ही लेते हैं। इन तमाम गेस्ट हाउसेज या बंगलों में प्रतिदिन रुकने के लिए मामूली सरकारी दर देनी होती है, तो इज्जतदार लोग खुद से ही ये दर दे देते हैं, वरना विभाग अपने खाते से ही पैसे चुका देता है। विभाग के पास क्योंकि अपने मेहमानों के लिए ये बजट होता भी है। ऐसा ही बीकेटीसी के मामले में भी है कि उनके पास भी अपने मेहमानों को ठहराने के लिए बजट होता है, जो उसने इस्तेमाल किया और अलग अलग लोगों के लिए भुगतान किया। लेकिन खेल यहाँ इसलिए बड़ा है कि केदारनाथ में जिन्हें भुगतान हुआ वो कोई विभाग के गेस्ट हाउस नहीं, बल्कि निजी होटल हैं, और ऐसे होटल हैं जिनके चार्ज किसी 5 स्टार होटल की तरह हैं। एक रात का 12,000 15,000 रुपए तक का कमरा है। जिस होटल में नेहा जोशी के नाम से बिलिंग की गई है उसका नाम गायत्री भवन है। इसकी वेबसाइट पर कमरों की ये तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं, जिसके लिए कोई भी आम पर्यटक 12-15 हज़ार पर नाइट तो नहीं ही देगा। साफ है कि अगर ये होटल केदारनाथ जैसी जगह का फायदा उठाते हुए कमरों के इतने ज़्यादा रुपए वसूल भी रहा है, तो भी इस मामले में एक गजब का पहलू और है। इस बिल को ही गौर से देखिए। 40,000 रुपए के इस बिल में और 3 धारा के 140 रुपए वाले बिल में कोई फर्क अगर आप खुजा सकें तो बताएं। बिल में ना तो अकाउंट की कोई डिटेल है, जीएसटी और पैन 10 की तो बात ही क्या करें। बस सारा का सारा मामला बॉटम लाइन में सिमटा दिया गया है, बल भूल चूक लेनी देनी। लाखों के बिल केदारनाथ में ऐसे ही भूल चूक लेनी देनी वाले कैश मेमो में निपटा दिए जा रहे हैं। गायत्री भवन ही नहीं, ये पंजाब एंड सिंध आवास देखिए, जहां एक रात का 12,500 का कमरा है। राजस्थान भवन जहां एक रात का 8,000 से 12,500 तक का कमरा है, और बीकानेर हाउस जहां 9,000 रुपए का कमरा है।
इनमें सबसे सस्ता संभवतः अलीगढ़ भवन है, जहां बीकेटीसी ने साज सज्जा और फूल लगाने वालों को ठहराया था, जिनके लिए 1,000 रुपए प्रति बेड के हिसाब से 16 लोगों का 16,000 प्रतिदिन का भुगतान किया गया। घर साफ नहीं तो दिमाग भी साफ नहीं। मैं भी पहले रोज ये महसूस करती थी, पर अब नहीं। घर की सफाई की अहमियत तुम क्या जानो, मेड वाली बीवी। पहले मुझे भी लगता था घर साफ रखना मतलब पूरे दिन झाड़ू पोछा, पर रियलिटी ये है स्मार्ट हैक से 10 मिनट में भी घर शाइन कर सकता है। एक दिन पड़ोसन ने कहा, तुम्हारे घर में तो 5 स्टार होटल जैसी सफाई है, नया मेड हायर किया है क्या? मैंने कहा कोई मेड नहीं, यूट्यूब से सीखा है। एक्साइटमेंट में यूट्यूब खोला, वहाँ सब बोल रहे थे घर क्लीन करो 5 मिनट में, मैजिक क्लीनिंग हैक्स। पर जब वीडियोस देखने लगी तो कंफ्यूजन ही रहा। कोई बोल रहा लेमन यूज करो, कोई बेकिंग सोडा, कोई विनेगर। ट्राई किया, कुछ काम नहीं आया, कुछ भी नहीं, बस टाइम वेस्ट। फिर मुझे सीखो ऐप के बारे में पता चला। पहले लगा एक और यूट्यूब जैसा ही होगा, पर डाउनलोड करके देखा तो सीन अलग था। भुगतान किया गया। इस लिहाज से देखें तो इस मामले में नेहा जोशी या केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल या वो तमाम लोग जिनका बीकेटीसी ने भुगतान किया, उनकी कोई गलती नजर नहीं आती। बीकेटीसी ने उन्हें मेहमान माना, उनके रुकने की व्यवस्था अपने खर्चे पर की, इसमें उनका दोष नहीं है। हाँ, लेकिन जो पैसा बीकेटीसी ने इन लोगों के नाम पर खर्चा है वो आम जनता का पैसा है, इसलिए जवाबदेही बीकेटीसी की है। और सबसे बड़ी पड़ताल का विषय तो ये है कि केदारनाथ में ऐसे भूल चूक लेनी देनी के नाम पर जो खेल चल रहा है कि चुरियाण वाले कमरे भी हजारों में बेचे जा रहे हैं, इनमें किस किस की मिलीभगत है। अगर नेहा जोशी की बात सच है कि उन्होंने अपना भुगतान खुद कैश में कर दिया था, तब ये और भी बड़ा मामला बन जाता है। ऐसे में बीकेटीसी भी और निजी होटलों पर भी दोहरे आरोप लग जाते हैं कि एक तो वो 2-2 दिन के 60 हजार रुपए वसूल रहे हैं और ऊपर से एक ही क्लाइंट के 2-2 जगह से वसूल रहे हैं। इसकी जांच सरकार को गंभीरता से करवानी ही चाहिए, वरना पूरे उत्तराखंड की ऐसी ही भूल चूक लेनी देनी होती रहेगी जैसी केदारनाथ में हुई है। वैसे देखा जाए तो आरटीआई के जवाब में निकले 40,000 के इस फर्रे पर सच में वो ब्रह्म वाक्य दर्ज है जिसके भरोसे उत्तराखंड चल ही रहा है। यहाँ सही मायनों में सब कुछ ही भूल चूक लेनी देनी हो चुका है। इन नेताओं और अधिकारियों के तो क्या ही कहने, जिन्हें हम लगातार घचोर रहे हैं कि हे भगवानों, तुम खुद ही जब फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूमोगे तो उत्तराखंड की कानून और ट्रैफिक व्यवस्था में कांटे लगने से कैसे बचा पाओगे। लेकिन इन नकटे अधिकारियों और नेताओं ने भी कान पट्टे बुझा रखे हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो असल में जानते हैं कि राज्य का मुखिया सिर्फ पोस्टरों और रील्स में ही धाकड़ है। वो असल में धाकड़ होता तो किसी नेता या अधिकारी की इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती थी कि फर्जी नंबर प्लेट लगाए वो इतनी चौड़ में घूमते रहते। वो जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। जिस दिन वाकई कोई बड़ा नेता या अधिकारी या खुद स्वयंभू मुख्यमंत्री उन्हें टोक देंगे, उस दिन ये फर्जी नंबर प्लेट उतारते हुए खिसिया देंगे कि साहब भूल चूक लेनी देनी। यही हाल उत्तराखंड पुलिस का भी है, जिसने बीते दिनों तड़के 4 बजे पत्रकार हेम भट्ट को उनके घर से उठा लिया जैसे वो कोई दुर्दांत अपराधी हों और देश छोड़ने की फिराक में बैठे हों। हेम भट्ट को पुलिस ने पूरे 12 घंटे तक एक थाने से दूसरे थाने घुमाया और अंत में भूल चूक लेनी देनी टाइप व्यवहार करते हुए कह दिया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इस मामले में भाजपा नेता अरविंद पांडे का भी एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हेम भट्ट को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था, जबकि पुलिस का कहना था कि प्रदीप सकलानी नाम के एक जमीन घोटाले के आरोपी ने हेम भट्ट का नाम लिया था, इसलिए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस की बात अगर सच भी है कि हेम भट्ट का नाम किसी आरोपी ने लिया था, तो भी सुबह 4 बजे उन्हें घर से ऐसे उठाने को कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। हेम भट्ट लंबे समय से पत्रकारिता में हैं और एक जाना पहचाना चेहरा है। उन्हें अगली सुबह नोटिस देते हुए या सूचित करते हुए ससम्मान बुलाया जा सकता था, लेकिन जिस तरह का बर्ताव उनके साथ किया गया, इससे अरविंद पांडे के आरोपों को बल ही मिलता है कि हेम भट्ट को राजनीतिक द्वेष के चलते परेशान किया गया। हेम भट्ट ने हाल ही में मानवाधिकार आयोग में भी एक शिकायत दर्ज करते हुए कार्रवाई की मांग की है। ये कार्रवाई होना जरूरी भी है ताकि पुलिस भी किसी को ऐसे ही शोषण करने के बाद भूल चूक लेनी देनी कहते हुए हाथ झाड़ने की लिबर्टी न लेती रहे। हमारे नेताओं और अधिकारियों ने तो इस लिबर्टी को इतना चूस लिया है कि वो हर मामले को भूल चूक लेनी देनी कहते हुए निपटाने में माहिर हो चुके हैं। लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होते हुए आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं सवालों के घेरे में हैं, लेकिन मजाल है कि किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के कान में जूं तक रेंग जाए। नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन कहीं कोई इस्तीफा तो दूर, नेताओं की आंखों में शर्म तक नहीं दिखी।
इसी का नतीजा है कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसे नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट में कुछ ही दिनों में 22 मिलियन से ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं। ये आम जनता और विशेष तौर से देश के युवाओं का आक्रोश ही है जो हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव से उकता चुका है और पूछ रहा है कि उन सवालों का क्या हुआ जनाब जिनका वादा करते हुए जनता ने कांग्रेस की जगह आपको सत्ता सौंपी थी। ये वो सवाल पूछने वाले युवा हैं जो पूछ रहे हैं कि मोदी जी, आपने ही तो कभी कहा था कि मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है कि रुपया इतनी तेजी से गिर ही नहीं सकता। रुपया ऐसे नहीं गिरता, भ्रष्टाचार के कारण गिरता है, और जब रुपया गिरता है तब प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। ये युवा पूछ रहे हैं कि महंगाई जो कभी डायन हुआ करती थी, आज उसी महंगाई को देशभक्ति के हवन कुंड की आहुति बनाकर हमारे ही हाथों में क्यों थमा दिया गया है। ये युवा उत्तराखंड में भी सवाल कर रहे हैं कि 2 दिन तक नेताओं की फ्लीट कम करने और साइकिल चलाने की नौटंकी खत्म हो चुकी है क्या, जो हल्द्वानी में मुख्यमंत्री धामी का काफिला फिर से उतना ही बड़ा हो गया है जितना हमेशा रहता था, जबकि आम जनता के ऊपर पिछले 10 दिनों में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर भार डाल दिया गया है। उत्तराखंड के भर्ती आयोग के तो कहने ही क्या, जो धो करके अगर परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के करवा भी लेता है तो रिजल्ट जारी करने में महीनों लगा देता है। यूकेपीसीएस 2024 के अभ्यर्थी आज भी इसी इंतजार में हैं कि आखिर उनका परीक्षा परिणाम जारी क्यों नहीं किया जा रहा। नोटिफिकेशन आने के 25 महीने बीत चुके हैं लेकिन परिणाम अभी तक नहीं आए हैं। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां 2700 बच्चों का इंटरव्यू करा के 8 दिन में परिणाम जारी हो जाते हैं, वहीं सिर्फ 600 अभ्यर्थियों के परिणामों के लिए भी कई महीने उत्तराखंड में बीत जाने के बाद भी परिणाम जारी नहीं हो पाते। ये तमाम अभ्यर्थी कई साल से इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन परिणाम जारी होने में देरी, और ऊपर से ऐसी पोस्ट जिसमें कोई व्यक्ति लिख देता है कि एसडीएम बनने पर फला को हार्दिक बधाई। इन अभ्यर्थियों को तब और भी संशय में डाल देती हैं ऐसी पोस्ट कि जब आयोग ने परिणाम जारी ही नहीं किया तो इन्होंने पहले ही ये बधाई संदेश कैसे डाल दिए। ये संशय इसलिए भी ज्यादा गहरा जाते हैं क्योंकि नीट परीक्षा में पेपर लीक में जिसका नाम सामने आया है, पिछले साल उसने भी ऐसी ही एक बधाई देते हुए लिखा था कि उसके परिवार के 5 बच्चे नीट में सेलेक्ट हो चुके हैं। सरकार से अनुरोध है कि इन अभ्यर्थियों के सब्र का और इम्तिहान न लें और जल्द से जल्द यूकेपीसीएस 2024 के परिणाम जारी करें। जनता का आक्रोश अभी भले ही सिर्फ सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाने तक सीमित हो, लेकिन ये बड़े कांड करने के बाद भी अगर सरकार का रवैया यही रहा कि भूल चूक लेनी देनी, तो ये आक्रोश सोशल मीडिया से सड़क तक कब आ जाए किसी को खबर तक नहीं होगी। अंडरवेट, रिजेक्टेड। मेहनत पूरी पर वजन कम वजन से परेशान? ट्राई कीजिए एंड्यूरामास। अब नए बेल्जियन चॉकलेट फ्लेवर में एंड्यूरामास, ये सिर्फ 6 हफ्तों में 2.5 किलो वजन बढ़ाने में सहायता करे। तक नहीं होगी। बीते दिनों एक खबर ऋषिकेश से भी आई जहां हरियाणा नंबर की एक गाड़ी में सवार 2 लोगों से एक महिला की बहस हुई। इस मामले में सामने आया कि उक्त महिला जब अपनी 8 साल की बच्ची के साथ वहां से जा रही थी तो कार में सवार लोगों ने उसे कुछ इशारे किए। इस पर महिला ने उनकी गाड़ी रुकवाई और उनसे इस बाबत पूछने लगी। इसी पर कुछ गर्मागर्मी हुई, तभी वहां मौजूद लोगों ने कार में सवार लोगों को नीचे खींच लिया और बहुत बुरी तरह उन्हें पीटते हुए निर्वस्त्र तक कर दिया। इस घटना के बाद अब हरियाणा से कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां लोग हरियाणा और दिल्ली वालों से अपील कर रहे हैं कि उन्हें 1 साल तक उत्तराखंड नहीं आना चाहिए। उनके साथ यहां होने वाले भेदभाव के चलते उत्तराखंड को बॉयकॉट कर देना चाहिए। प्रत्युत्तर में उत्तराखंड के भी कई लोग वीडियो बना रहे हैं और इस तरह से उत्तराखंड वाले हरियाणा वालों को ललकार रहे हैं और हरियाणा वाले उत्तराखंड वालों को। ऐसा होने से वैमनस्य ही बढ़ रहा है, जिसके नतीजे अच्छे तो कतई नहीं हो सकते। ये सच है कि पिछले कुछ समय में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें हरियाणा नंबर की गाड़ी में सवार लोगों ने उत्तराखंड में स्थानीय लोगों और पुलिस तक के साथ गलत व्यवहार किया हो, कानून का उल्लंघन किया हो या ऐसी हरकतें की हों जिससे कोई भी स्थानीय लोग उत्तेजित हों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हरियाणा से आने वाले सभी पर्यटकों को किसी खास पूर्वाग्रह से देखा जाने लगे। ऊपर से भीड़ द्वारा इंसाफ कर देने की एक खतरनाक प्रवृत्ति तो उत्तराखंड में भी पैदा हुई है और इस प्रवृत्ति को खुद सरकार ने पनपाया है। कई संगठन यहाँ ऐसे स्वयंभू ठेकेदार बन चुके हैं कि वो किसी की भी दुकान पर या किसी के भी ठेले पर जाकर उसे धमकाने लगते हैं और खुद ही फैसले सुनाने लगते हैं कि उत्तराखंड में क्या चलेगा और क्या नहीं। इसी का
एक्सटेंशन है कि बात अब यहाँ तक आ गई है जहाँ हरियाणा नंबर की गाड़ी देखकर एक भीड़ उत्तेजित होने लगी है। हालिया घटना में जो हुआ उसमें महिला ने खुद ये बयान दिया है कि उसने भीड़ से कई बार कहा कि इन लोगों को मारो मत और पुलिस को बुलाओ, लेकिन भीड़ ने उनकी बात भी नहीं सुनी। नतीजा ये हुआ कि हरियाणा के उन दोनों लोगों को बहुत बेरहमी से पीटा गया। इस पर हरियाणा में लोगों का आक्रोशित होना स्वाभाविक भी है। उत्तराखंड के लोगों को अगर इसी तरह किसी अन्य राज्य में पीटा गया होता तो हमारा भी ऐसा ही स्वाभाविक आक्रोश फूकता। इसी आक्रोश के चलते हरियाणा के कई लोग ये तक कहने लगे हैं कि अगर वो उत्तराखंड आना छोड़ दें तो यहाँ के लोग भूखे मर जाएंगे, और इसके जवाब में प्रदेश के भी कई लोग हरियाणा वालों को ललकार रहे हैं। ये प्रवृत्ति खतरनाक है। होना ये चाहिए कि पर्यटक चाहे कहीं से भी हों, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो स्थानीय लोगों को चाहिए कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जाए। उनकी मॉनिटरिंग आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक भीड़ के तौर से उनकी गाड़ियों को घेर कर खुद ही कोई अपराध कर देना, ये बड़ा गंभीर मसला है। ऐसा होता रहा तो उत्तराखंड एक और बदनामी अपने नाम कर लेगा, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा फिर वो लोग उठाएंगे जो उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं। बहरहाल, जाते जाते आपको दो ऐसी खबरें भी सुनाते हैं जो कुछ सुकून देती हैं। इनमें एक तो है कुमाऊं की कांडा तहसील के पोखरी गांव में हुआ द म्यूजिकल विलेज पोखरी फेस्ट। कुछ स्थानीय युवाओं ने गांव वालों के साथ मिलकर अपने ही गांव में एक ऐसे म्यूजिकल फेस्टिवल का आयोजन किया जिसके तहत कई कलाकारों को गांव में ही बुलाया गया, लाइव म्यूजिक परफॉर्म हुआ और स्थानीय खान पान और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी हुई। गांव वालों ने मिलकर अपने गांव को इस फेस्ट के लिए बड़े ही रचनात्मक तरीके से तैयार भी किया। इस आयोजन में शामिल रहे युवाओं की कोशिश है कि ऐसे ही छोटे छोटे आयोजन पहाड़ के अलग अलग गांवों में सकारात्मक पहल साबित हो सकते हैं, जिनमें कहीं साहित्य से जुड़े उत्सव हों, कहीं संगीत से, तो कहीं कला की अन्य विधाओं से। ऐसे रचनात्मक युवाओं को हमारी ओर से भी खूब सारी शुभकामनाएं। प्रदेश में ऐसा ही एक रचनात्मक युवा और भी है जिसका नाम है हर्षित रौतेला। हर्षित यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और कमाल का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के कई विषयों पर हर्षित ने बेहद शानदार डॉक्यूमेंट्री बनाई हैं, जिनमें से अलकनंदा नदी, नंदा देवी, उत्तराखंड का भूगोल और शौका भूटिया जनजाति पर बनाए उनके प्रोग्राम लाखों लोगों ने पसंद किए हैं। हाल ही में हर्षित ने अंतरिक्ष की रहस्यमयी दुनिया पर एक शानदार वीडियो तैयार किया है। जो लोग हर्षित रौतेला के काम से परिचित नहीं हैं, उन्हें सुझाव है कि उसके वीडियो देखें और पहाड़ के ऐसे रचनात्मक युवा को अपना समर्थन जरूर दें। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। बारामासा के कार्यक्रम अगर आपको पसंद आते हैं तो हमें मजबूत करने में अपना योगदान जरूर दें। इसके लिए आप हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिख रहे इस QR कोड और UPI ID के जरिए भी सीधा सहयोग कर सकते हैं। बाकी अपने सुझाव या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो इस मेल ID पर लिख भेजिएगा। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमन या पहलाद, प्रणाम।